हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के द्वारा कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, या फिर इस बात को हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि किन प्रभावों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। एक प्रभाव हमने देख लिया था, प्रेरण प्रभाव। ये एक स्थायी प्रभाव होता है, ये हमने देखा था। कोई प्रतिस्थापी समूह जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है या कम है कार्बन से या हाइड्रोजन से, उसकी वजह से एक ध्रुवीय बंध बनता है और उस ध्रुवीय बंध के कारण पूरे अणु में ध्रुवता फैल जाती है, प्रेरित हो जाती है। इसे ही प्रेरण प्रभाव कहते हैं, शॉर्ट में मैंने बताया है। अगला प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, जिसे ई प्रभाव भी कहते हैं। इसका जो अंग्रेजी का शब्द है उसका पहला अक्षर ले लिया है ई, तो ई प्रभाव भी इसे कहा जाता है। परिभाषा देखते हैं इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव की क्या है। ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में द्विबंध और त्रिबंध वाले यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु पर पूर्णतया विस्थापन होना ही इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। यह एक अस्थायी प्रभाव है और ध्रुवीय अभिकर्मक हटा लेने पर यह प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो यहाँ पर उन यौगिकों की बात हो रही है इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। जैसे कि दो कार्बनों के बीच द्विबंध है तो उसमें एक बंध तो होता है सिग्मा बंध और दूसरा बंध होता है पाई बंध। और इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव किससे संबंधित है? पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों से, या फिर कहें पाई बंध से संबंधित है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर पूर्णतया क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। इस तरह से एक बंध तो बचा रहेगा सिग्मा बंध, और मान लिया ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे स्थानांतरित हो गए हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थिति यहाँ बनेगी। ये कार्बन ऋणावेशित हो जाएगा, ये कार्बन धनावेशित हो जाएगा। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? किसी ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में। वो या तो क्या हो सकता है? नाभिक सन्निही हो सकता है, जिसे Nu- से लिखते हैं, या फिर वो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन सन्निही हो सकता है, जिसे E+ से लिखते हैं। तो ध्रुवीय अभिकर्मक जब किसी द्विबंध या त्रिबंध वाले यौगिकों के पास से गुजरता है या उनसे अभिक्रिया करने के लिए आता है, तो उस द्विबंध या त्रिबंध वाले यौगिकों में उत्पन्न होने वाला प्रभाव इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव है। और उस इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में क्या होगा कि द्विबंध या त्रिबंध में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर पूर्णतः स्थानांतरित हो जाते हैं, और इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहते हैं। अब ध्रुवीय अभिकर्मक जुड़ना चाहता है तो वो आसानी से यहाँ आकर जुड़ सकता है, इन दोनों में से किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है, उस ध्रुवीय अभिकर्मक की जैसी इच्छा है। अगर वो नाभिक से नहीं है तो वो आकर किससे जुड़ सकता है? इस कार्बन से जुड़ सकता है, क्योंकि इस अभिकारक ने इस आने वाले ध्रुवीय अभिकर्मक के लिए जगह बना दी है। तो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव में ध्रुवीय अभिकर्मक के लिए जगह बनाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन सन्निही है तो फिर यहाँ आकर जुड़ जाएगा। इसी आधार पर फिर इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव को दो भागों में बांट दिया है। एक तो है धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, जिसे +E प्रभाव भी कहते हैं, और दूसरा है ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, जिसे -E प्रभाव भी कहते हैं। पहले देखते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव +E प्रभाव। ये क्या होगा? इस प्रभाव में बहु आबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ता है। तो देखिए, ये कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक है। ये बहु आबंध वाले यौगिक के पास आ रहा है। माना ये कोई एल्कीन है। एल्कीन क्यों है? क्योंकि दो कार्बन के बीच द्विबंध पाया जा रहा है। और ये जो खाली संयोजकताएं दिखा रखी हैं, ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई एल्किल समूह जुड़े हो सकते हैं। एक कॉमन फार्मूला ले लिया है एल्कीन का। तो जैसे ही ये ध्रुवीय अभिकर्मक इसके पास आता है तो इसमें इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होगा।
और मान लिया ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर स्थानांतरित हो गए, तो ये कार्बन ऋणावेशित हो गया, ये कार्बन धनावेशित हो गया। आने वाला अभिकर्मक कैसा है? धन आवेशित है, तो वो आकर कहाँ जुड़ेगा? उसी कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं। ये देखिए, इस कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये ऋणावेशित होता है, और ये आने वाला अभिकर्मक धनावेशित है, तो आने वाला अभिकर्मक भी उसी कार्बन से आकर जुड़ता है जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव को धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहते हैं। यानी कि आने वाला अभिकर्मक जिस कार्बन से आकर जुड़ा या जिस परमाणु से आकर जुड़ा, उसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का भी स्थानांतरण होता है। यह प्रभाव प्राय एल्कीन एवं एल्काइन में पाया जाता है। एल्कीन और एल्काइन की योगात्मक अभिक्रियाओं में यह प्रभाव पाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, जिसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव भी कहते हैं। तो धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव हमने देखा है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये उसका उल्टा होगा। उल्टा होने का क्या मतलब है कि इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। यह प्रभाव कार्बोनिल यौगिकों, एल्डिहाइड एवं कीटोनों को कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं संयुक्त रूप से, यह प्रभाव कार्बोनिल यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाओं में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, एक कार्बोनिल यौगिक लिया, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, जिसमें CO समूह तो हमेशा पाया ही जाएगा, इसलिए CO समूह को लिखा है, इसी पर अभिक्रिया होती है। कार्बन की बजाय ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो ये जब साइनाइड के रूप में नाभिक स्नेही ध्रुवीय अभिकर्मक आता है तो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ही स्थानांतरित होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो जब ऑक्सीजन पर स्थानांतरित होंगे तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा और कार्बन पे क्या जाएगा? धनावेश आएगा। लेकिन आने वाला अभिकर्मक ऋण आवेशित है, तो फिर वो ऋण आवेशित अभिकर्मक किससे आकर जुड़ेगा? कार्बन से आकर जुड़ेगा, धन आवेशित परमाणु से आकर जुड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ है, आने वाला अभिकर्मक तो जुड़ा है इस परमाणु से, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है ऑक्सीजन पर। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव क्या कहलाएगा? ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाएगा। जैसा कि हमारी परिभाषा थी कि पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। इस पर नहीं होता है, आक्रमणकारी जो अभिकर्मक है वो इस पर नहीं जुड़ता है, वो दूसरे परमाणु पर आकर जुड़ता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार की अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव होता है, अगर मान लिया ये साइनाइड आयन इसके पास आकर इससे जुड़ा नहीं, ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अस्थायी क्यों है? ये इसके पास आया तो जरूर, तो इसमें इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव हुआ, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव इस तरह से। लेकिन ये CN बिना जुड़े ही यहाँ से निकल गया, तो फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ फिर से क्या बन जाएगा? द्विबंध बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए अस्थायी प्रभाव, अगर ध्रुवीय अभिकर्मक अभिक्रिया नहीं करता है तो पहले वाली अवस्था फिर से प्राप्त हो जाती है, इसलिए अस्थायी प्रभाव कहा जाता है। और जुड़ गया है तो फिर उत्पाद बन जाता है। दो प्रभाव हमने देख लिए हैं, प्रेरण प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। अगला प्रभाव है अनुनाद प्रभाव। देखिए, अनुनाद प्रभाव को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अनुनाद किसे कहते हैं और अनुनादी अवस्थाएं क्या होती हैं। तो अनुनाद और अनुनादी अवस्थाओं वाले टॉपिक को मैंने आगे प्रश्न बनाकर ही इसमें सम्मिलित कर दिया है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो और प्रश्न किस तरह से आता है वो भी पता चल जाए। अनुनाद प्रभाव का जो टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद सीधा ही
मैंने अनुनाद को लेकर प्रश्न यहाँ बना दिया है कि अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद के लिए आवश्यक नियम क्या हैं। ठीक है, तो पहले यही देख लेते हैं और फिर वापस अनुनाद प्रभाव पर आएंगे। अनुनाद के कारण ही अनुनाद प्रभाव उत्पन्न होता है, तो पहले अनुनाद को ही देख लेते हैं। अनुनाद की परिभाषा क्या है? यदि किसी यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं संभव हैं तो उनमें से किसी एक संरचना द्वारा उस यौगिक के सभी गुणों को नहीं समझाया जा सकता, तो इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। तथा वास्तविक यौगिक इन सभी संरचनाओं के मिश्रित रूप, जिसे अनुनाद संकर कहते हैं, के समान व्यवहार करता है तथा इस गुण को अनुनाद कहते हैं। और सीधे शब्दों में कहें, ये तो परिभाषा हुई, और सीधे शब्दों में हमें किसी को बताना हो तो हम क्या कहेंगे? जब कोई अणु एक से अधिक संरचनाओं में पाया जाता है तो उससे इसी गुण को अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, और उन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। कोई अणु, कोई यौगिक एक से अधिक संरचनाओं में पाया जा रहा है तो उसके इसी गुण को अनुनाद कहते हैं और उन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। ये जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं काल्पनिक होती हैं, और जो ऐसे अणु जो कई संरचनाओं में पाए जाते हैं उनकी जो वास्तविक संरचना होती है उस वास्तविक संरचना को अनुनाद संकर कहते हैं। इसको हम एक बेंजीन के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, बेंजीन मुख्य रूप से दो प्रकार की अनुनादी संरचनाओं में पाया जाता है। ये बेंजीन की संरचना है। अगर ये द्विबंध यहाँ आ जाए, ये द्विबंध यहाँ आ जाए और ये द्विबंध यहाँ आ जाए तो इसकी संरचना किस तरह से होगी? ये द्विबंध यहाँ आ गया है, ये द्विबंध यहाँ आ गया है और ये द्विबंध यहाँ आ गया है, तो ये दोनों ही बेंजीन की ही संरचनाएं हैं, लेकिन बंधों की स्थिति अलग अलग है, इसलिए ये दोनों ही बेंजीन की क्या कहलाएंगी? अनुनादी संरचनाएं कहलाएंगी। और बेंजीन के इसी गुण को क्या बोलते हैं? अनुनाद बोलते हैं। और दो अनुनादी संरचनाओं को डबल हेडेड एरो के द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसा तीर जिसके दोनों तरफ सिर होते हैं। तो इनमें वास्तविक संरचना कौन सी होगी बेंजीन की? उसके लिए हमें इसका अनुनाद संकर बनाना होगा, और वो इस तरह से हम बनाते हैं। या तो डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं या फिर हम ज़्यादातर एक बीच में सर्कल बना देते हैं बेंजीन की संरचना के। ये दोनों ही बेंजीन की क्या कहलाती हैं? अनुनाद संकर संरचनाएं कहलाती हैं, जो कि इसकी वास्तविक संरचनाएं हैं। इसका अर्थ ये है कि जो बेंजीन के 6 कार्बन हैं, इन सभी कार्बनों के बीच में द्विबंध फैले हुए हैं। ठीक है, ये दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं, ये अनुनाद संकर या वास्तविक संरचना कहलाती है। अनुनाद प्रदर्शित करने के लिए किसी यौगिक में क्या गुण होने चाहिए, उसके लिए क्या नियम है, ये देखते हैं। अनुनादी संरचनाओं में केवल इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बदलती है, परमाणुओं की नहीं, और वो भी कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन। अनुनादी संरचनाओं में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या परमाणु हैं वो अपने स्थान से परिवर्तित नहीं होते, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही विस्थानीकृत होते हैं। दूसरी शर्त है या नियम है, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग समान होती है, अर्थात समान ऊर्जा वाली संरचनाओं के लिए अनुनाद अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो अनुनादी अवस्थाएं होती हैं जैसे बेंजीन की देखी, दोनों में ही ऊर्जा लगभग एक जैसी ही होगी। अनुनाद संरचनाएं काल्पनिक होती हैं, जिन्हें कैनोनिकल संरचनाएं भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, कैनोनिकल संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं एक ही बात होती है। और जिस यौगिक की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है, तो अनुनाद के कारण यौगिक में स्थायित्व आता है। 2 उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं, बेंजीन का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ देखते हैं नाइट्रोमेथेन की अनुनादी संरचना। तो देखिए, ये नाइट्रोजन है जिसकी संयोजकता 3 होती है। नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बना रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाता है। उप सहसंयोजक बंध का मतलब है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए हैं, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश आ गया है और ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश आ गया है। ठीक है,
और एक बंध ये CH3 के साथ बना रहा है, नाइट्रोमेथेन की संरचना है। अब यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म मान लिया यहाँ से निकलकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया, एक बंध तो था ही, एक बंध और बन गया। तो क्या होगा, नाइट्रोजन 5 बंध तो बना नहीं सकता, तो नाइट्रोजन अपने इस द्विबंध में से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के पास भेज देगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं दोनों के दोनों, तो इस ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ गया है। पहले इस ऑक्सीजन पे ऋणावेश था, फिर इस ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ गया। पहले इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच द्विबंध था, अब इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच द्विबंध आ गया। तो देखिए ये और ये दोनों संरचनाएं एक जैसी ही प्रतीत होती हैं, लेकिन ये अलग अलग संरचनाएं हैं, दोनों एक दूसरे की अनुनादी अवस्थाएं हैं। कुछ गुण इस नाइट्रोमेथेन के ये संरचना प्रदर्शित करेगी, कुछ गुण ये संरचना प्रदर्शित करेगी, और इन दोनों ही संरचनाओं का मिश्रित रूप अनुनाद संकर कहलाता है, जो कि इसकी वास्तविक संरचना होती है। तो अनुनाद संकर बनाते समय हम ये देखेंगे कि इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच भी द्विबंध था, इसको भी हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इसके बीच जो द्विबंध था, जो दूसरा बंध है, उसको भी डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। कभी ऋणावेश इसके ऊपर है, कभी इसके ऊपर है, तो दोनों के ऊपर आंशिक ऋणावेश दिखा देंगे। तो ये अनुनाद संकर बनाने का तरीका है। अनुनाद ऊर्जा क्या होती है? वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना की ऊर्जा में अंतर को अनुनाद ऊर्जा या अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। जिस किसी यौगिक की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी, अनुनाद ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी, जिससे यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। जितनी ज़्यादा अनुनाद ऊर्जा होगी, उस यौगिक का स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। और अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, ये हमने पढ़ा कि ये जो अनुनाद संकर है, इसकी ऊर्जा और अनुनादी अवस्थाओं में जिस अनुनादी अवस्था की ऊर्जा कम है, उसकी ऊर्जा का अंतर, इसकी और अनुनादी अवस्था की ऊर्जा का जो अंतर है, वही अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अनुनाद संकर की ऊर्जा और अनुनादी अवस्था की ऊर्जा का अंतर, न्यूनतम ऊर्जा वाली अनुनादी अवस्था की ऊर्जा का अंतर ही अनुनाद ऊर्जा होती है। अनुनाद ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी, वह यौगिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो अनुनाद का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अनुनाद प्रभाव क्या होता है, ये फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। अनुनाद समझ में आने के बाद अनुनाद प्रभाव तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति के कारण यौगिक में अनुनाद शुरू हो जाता है, तो उन यौगिकों का प्रभाव ही क्या कहलाता है, अनुनाद प्रभाव कहलाता है, जिसको हम कल अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे।